नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज, संगठनों को मजबूत करने में कांग्रेस पीछे, बीजेपी ने मारी बाजी, क्या 27 में भारी पड़ेगी अधूरी तैयारी। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार, सीएम धामी बोले तीर्थ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास जारी, श्रद्धालुओं की हर सुविधा पर रहेगा फोकस। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बड़े घोटाले की आशंका, 9000 खाता धारकों के फंस गए करोड़ों रुपए, आरबीआई ने बैंक के लेनदेन पर लगाई रोक, खाता धारकों में मचा हड़कंप। और देहरादून जिला न्यायालय को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा, चलाया सघन चेकिंग अभियान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब 5 लाख रुपए के इनाम के साथ देहरादून की टीम ने जीता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक प्रदेश के खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच मिल रहा है, जिसमें वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 2.5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो बच्चे हैं, पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायतें और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी निश्चित रूप से हमारे छोटे युवा से लेकर बड़े युवा से लेकर सबके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि युवाओं को अवसरों की ज़रूरत पड़ती है और वो अवसर जो है न्याय पंचायत स्तर से शुरू होते हुए विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से पड़ाव पर पहुंचते हुए सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव पर पहुंचते हुए आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचा है। तो लगातार बच्चे जो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं या हमारे 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो लगातार इन अवसरों का लाभ लेते हुए आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है। तो ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को प्रेरणा देता है कि अगली बार हमारा जिला यदि प्रथम आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करें, हमें भी मंच पर सम्मान और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मैसेज जाएगा। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भले ही सुर्खियां बटोरने में सफल रहा हो, लेकिन हकीकत तो आज भी यही है कि कांग्रेस अब तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम नहीं कर पाई है। हर चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी भले ही इन दिनों शांत हो, लेकिन लगातार हो रही बैठकें पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम करती है। यानी कि संगठन के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी है, लेकिन कांग्रेस की अभी भी तैयारियां अधूरी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज, बीजेपी कांग्रेस में जारी है रेस, संगठन के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी, कांग्रेस की आधी अधूरी तैयारी। उत्तराखंड में सियासी दल 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। माहौल ऐसा है मानो विधानसभा का चुनाव होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी चुनाव के लिए साल भर का समय है, लेकिन बीजेपी की कसरत बताती है कि 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और जो खास बात हमेशा से बीजेपी की रही वो है ग्राउंड पर उतरकर काम करना, रूट लेवल से पार्टी को मजबूत करना। हाँ, ये बात अलग है कि इन दिनों कांग्रेस की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसके पीछे की वजह है विपक्ष का हल्ला बोल। परेड ग्राउंड में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी को चर्चाओं में ला दिया। कांग्रेस एकजुटता का संदेश देते हुए ये दावा कर रही है कि 2027 में बीजेपी की विदाई के लिए कांग्रेस ने पिच तैयार कर दी है। लेकिन असल मुद्दों पर यदि गौर करें तो किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी होता है। और कांग्रेस के संगठन की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की कार्यकारिणी ही तैयार नहीं हो पाई है।
और जो नेता कांग्रेस में एकजुटता की बात कर रहे हैं, सवाल है कि ये यूनिटी पार्टी की कब तक बरकरार रहने वाली है। मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े ये नेता कब किसका हाथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। नहीं, अभी ये अगले 2-4 दिन में कार्यकारिणी आ जाएगी और चूंकि ये सब लोग व्यस्त थे, इस रैली के कार्यक्रम में सब लोग व्यस्त थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत जो होमवर्क बचा है वो नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी जाहिर होगी। आप पार्टी चराचर है, ये कोई कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि नहीं जोड़ के, कांग्रेस के संगठन कार्यकर्ता सब वही हैं, कुछ नहीं जुड़ रहे लोग पुराने, लेकिन जवाबदेही बदलती है। आप ये देखोगे कि हर किसी की जिम्मेदारी बदल जाती है और मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ, पुराने लोग सारे काम कर रहे हैं और नई लिस्ट नई कार्यकारिणी को लेकर भी जल्दी काम किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस में पूरा सिस्टम बना हुआ। वहीं बीजेपी संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई कदम आगे दिख रही है। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी खुद मौजूद रहे। उन्होंने संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगे आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। बीजेपी की ये बैठकें बताती है कि किस तरह से रूट लेवल से पार्टी को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। इसका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और हम लगातार चुनाव हो चाहे ना हो, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक में लोग चुनाव के से इसको जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने संगठन की गतिविधियों को 365 दिन 24/7 चलाते रहते हैं और रोज़ हमारी कुछ न कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो उसी क्रम में हम आगे के अपने कार्यक्रमों को देख रहे हैं। अब तक सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान डालने का काम पार्टी की हालिया रैली ने किया। इसे लेकर पार्टी भले ही चर्चाओं में आई हो, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन स्तर पर फिलहाल कोई काम होता नजर नहीं आ रहा और बीजेपी इस रेस में आगे निकलती दिख रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि संगठन के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी, लेकिन कांग्रेस की अभी आधी अधूरी है तैयारी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है। यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के साथ ही अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा दी जाए, इसका प्रयास लगातार जारी है। पिछले सालों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक, वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, उन सभी पर हम तेजी से काम करें। देहरादून के कोऑपरेटिव बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। इस बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है। बैंक में लोगों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं क्योंकि आरबीआई ने पैसे के लेन देन पर इस बैंक पर रोक लगा दी। अब खाता धारकों के बैंक के खिलाफ अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, फंस गए ग्राहकों के करोड़ों रुपए। आरबीआई ने पैसों के लेन देन पर लगाई रोक, खाता धारकों ने खोला मोर्चा। आरबीआई मुर्दाबाद, 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 हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। नारेबाजी करते ये लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक हैं, जिन्हें अब अपनी गाड़ी कमाई के डूबने का डर सता रहा है। खाता धारकों के पैसे वापस दो, खाता धारकों के पैसे वापस करो। दरअसल देहरादून के दर्शन लाल चौक पर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा पैसों के लेन देन खाता धारक अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है और ये रोक 6 महीने के लिए लगाई गई है। यानी कि 6 महीने तक बैंक में जमा 1 रुपए का भी लेन देन खाता धारक नहीं कर पाएंगे। और ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला उजागर हुआ है। बता दें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून पर आरबीआई की ओर से कड़ी प्रतिबंध लगाने के बाद घपला उजागर हुआ। बैंक में आए खाता धारकों का कहना है कि साल 2013 से 2014 में हुए 38 करोड़ रुपए के घोटाले का ऑडिट अब हुआ है।
जिसके कारण आरबीआई ने वित्तीय लेन देन बंद कर दिया है। आरबीआई के इस कदम से अब मौजूदा ठेकेदारों के करीब 35 करोड़ रुपए सीज हो गए हैं। आज लगभग मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ये बैंक शायद 1973 में स्थापित हुआ था और इसमें कोई किसी का खाता 40 साल से है, किसी का 30 सालों से है। इसमें अचानक से 11-12 तारीख को न्यूज़ आती है कि खाते वित्तीय लेन देन पर, हर प्रकार के लेन देन पे रोक लगा दी गई है। तो 2-1 दिन हम सब ने मालूम करा कि क्या है, तब इन्होंने कर्मचारियों ने बताया कि ये 10-15 दिन की रोक है, ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आप घबराइए मत। लेकिन कल जब आरबीआई का सर्कुलर हम सबके हाथ में आया जैसे तैसे कर करके, तो उसमें पता चला कि ये पहले तो कम से कम 6 महीने की रोक लगाई गई है और उसमें आप किसी भी प्रकार का अपना वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते। आपका 1 रुपये है तो भी आप 1 रुपये नहीं निकाल सकते, आपका 2 करोड़ रुपये है तो भी आप 1 रुपये नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से सारे ही खाताधारक इस समय बड़े परेशान हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में आरबीआई द्वारा बैंक के खातों में होने वाले वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने के कारण बैंक के करीब 9,000 खाता धारकों पर इसका असर पड़ा है। बैंक से पैसों के लेन देन बंद होने की जानकारी मिलते ही बैंक के खाता धारक बैंक पहुंचे और बैंक में पहुंचकर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक कर्ज बांटने में किए गए घोटालों से बैंक घाटे के दलदल में फंसता रहा। बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऋण की राशि करीब 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि बैंक में करीब 9,000 खाता धारकों के 124 करोड़ रुपए से अधिक जमा है, जिनकी वापसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब खाता धारकों को समस्या इसलिए और हो रही है क्योंकि आरबीआई ने न सिर्फ बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है, बल्कि खाता धारकों की रकम निकालने पर भी रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक बैंक घाटे में था, फिर भी फायदा दिखाता रहा। बैंक प्रबंधन आंखों में धूल झोंकता रहा। बैंक आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसकी कहानी 2013 से 14 में लिखी जा चुकी थी, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है और इसकी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें कोई भी खाताधारक अगले 6 महीने तक वित्तीय लेन देन नहीं कर सकेगा। बता दें कि करीब 9,000 खाताधारकों के 124 करोड़ रुपए इस बैंक में फंसे हैं। ऐसे में खाताधारकों को काफी दिक्कतें होने वाली है। क्या कुछ उनका कहना है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 2012-13 से लेकर अब तक ऑडिट होता है और उसमें लगभग 38 करोड़ का घोटाला सामने आता है, जिसके बाद आरबीआई जो लेन देन वित्तीय है उस पर रोक लगा देते हैं। लेकिन रोक लगने के बाद जो खाता धारक है बैंक के, वो अब दिक्कतों का सामना उनको देखना पड़ रहा है। आज वो हमारे साथ में खाता धारक जानकारी करते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है और जिस तरह से 13-14 की बात की जा रही है, क्या है पूरा मामला है। देखिए, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज मीडिया में भी बिल्कुल आया हुआ है कि ये घोटाला लगभग 2012-13 से चलता हुआ आ रहा है। 1 साल का घोटाला ये नहीं है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 1 साल में 38 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे हर साल दर साल घोटाला चलता हुआ आ रहा है। इसमें कुछ जो हमें प्रतीत हो रहा है, जो देखिए सारा तथ्य देखने में आ रहे हैं कि इसमें कुछ मशीनों पे और कुछ प्रॉपर्टीज पे ऋण दिए गए थे बैंक द्वारा उस समय तत्कालीन अधिकारियों द्वारा, लेकिन वो वापस नहीं आए ऋण। ऐसा हम सब लोगों की, आम आदमी की भी समझ से परे, 5 साल के बच्चे से भी कि लगभग अगर 38 मशीनें जो आई है खबर में कि 38 मशीनें, एक जैसी मशीनें, जैसी भी मशीनें फाइनेंस की गई हैं अलग अलग लोगों को, और 38 के 38 लोग बैंक करप्ट हो गए हैं। 38 के 38 लोगों ने के खाते एनपीए में चले गए हैं। वो समझ से परे, यानी कि इसमें बैंक की संलिप्तता है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से पूरा बैंक पे डाका डालने का काम किया गया है एक आम खाताधारकों के पैसों पे। जिस तरह से अभी आपने बताया कि जानकारी मिली है कि 38 मशीनें जेसीबी गई, तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक की मिली भगत सामने आ रही है। बिल्कुल सामने आ रही है, नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 38 लोग बैंक करप्ट हो गए हैं, 38 लोग एनपीए में चले गए और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। भाई कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको। आप सारा बैंक के पास अपने सब स्वतंत्र होता है। बैंक तहसील के माध्यम से, बैंक कोर्ट के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से बैंक अपना लोन रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे बैंक से कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी जिन जिन लोगों पे है, और हम बैंक से ये भी चाहेंगे और आरबीआई से और सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस पे जो पुराने खाता जो वो है हमारे जिनके एनपीए में हुए हैं, उनकी दोबारा से वो फाइलें खोली जाए, उनसे दोबारा रिकवरी की जाए। बैंक की बात करें, कितने खाता धारक है और कितने पैसे, अगर जिस जानकारी मिली हो आपको कि कितने पैसों के वित्तीय लेन देन नहीं हो सकता अब तक? 9,000 खाता धारक है।
9000 खाता धारक के बिल्कुल बंद कर दिया बैंक ने, उनको 1 रुपये भी नहीं मिला ना, वो ले रहे हैं या ना दे रहे हैं, वो कहाँ जाएं? किसी की शादी है, किसी का ब्याह है, किसी के बच्चों के स्कूल की फीस जमा होनी है ना, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पैसे चाहिए। जैसे मेरी सिस्टर ही अभी बीमार थी, मुझे मेडिकल बिल देने थे, उन्होंने सब बंद कर दिए। मैं कहाँ जाऊँ एट ए टाइम? मैं तो सड़क पर आ गया ना। बैंक में आदमी पैसा इसलिए अपनी जमा पूंजी रखता है कि उसे जब जरूरत पड़ेगी बैंक से पैसा ले सकता है। हम तो कहीं डिफॉल्टर नहीं है ना, अगर हम डिफॉल्टर हैं तब तो हमारी गलती है। 9000 खाता धारक है, वो कहीं डिफॉल्टर नहीं है। डिफॉल्टर 5 या 7 या 10 लोग हैं और उन या 50 लोग होंगे, बहुत 50 की जगह 9000 क्यों सफर कर रहे हो? और बैंक ने या आरबीआई ने जब हर साल ऑडिट किया है तो आरबीआई को 2026 में क्या आया कि 2026 में एकदम बंद कर दिया, 2013 से 13 में बंद कर देते बैंक को। तो आज ये समस्या, इसका मतलब आरबीआई के अधिकारी जिन्होंने उस समय ऑडिट किया हर साल, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं, इन्वॉल्व है, उन पे तो कार्रवाई हो नहीं रही है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है। जिसने लोन ले लिया वो मजे में, जिसने लोन लेके खा लिया या जिन अधिकारियों ने पैसे लेके लोन दे दिया वो भी सब मजे में। 50 लोग मजे में और 9000 परेशान। कितने रुपयों पे वित्तीय लेन देन अभी भी रोक लगी है 6 महीने के लिए, कुछ है जानकारी? 9000 लोग सर, पूरे 9000 कितने रुपए हैं? 124 करोड़। 124 करोड़। जिस तरह से 124 करोड़ रुपए वित्तीय लेन देन पे रोक लग गई है, तो अब किस तरह की दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा है? आप मुख्य हमारे को दिक्कत ये हो रही है कि हमारे चालू खाता और हमारे सिक्योरिटी सब वहीं थी। हमें अगर लेबर को 1000 रुपये देने तो हम चेक काट के देते थे, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में अकाउंट है वो। और हमें सीमेंट वाले के पैसे देने, हमें लेबर के देने, हमें पेमेंट मटेरियल वाले के देने, हम किसी को नहीं दे पा रहे। हमारा सादा खाता फ्रीज हो चुका है। जो पैसा हमारा नगर निगम से ट्रेजरी के माध्यम से वहाँ गया वो भी आज बंद हो चुका है। तो हम तो बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। हमें अपने खर्चे के लिए भी, हमारा एटीएम भी बंद कर दिया गया है। हमें खर्चे के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपने घर में सामान खरीदते थे, हम एटीएम से खरीदते थे या पेमेंट करते थे, ऑनलाइन करते थे, सारी कुछ बंद कर दिया गया है। हम लोग सड़क पे आ चुके हैं। 1.5 2 करोड़ 1.5 करोड़ मेरा है 3 ईयरों का, 2,000 4,000 4 करोड़ 5 करोड़ वहाँ हम लोगों का है। सिर्फ नगर निगम के ठेकेदारों का मैं मानता हूँ कि 25 से 30 करोड़ रुपए वहाँ पे है एफडीआर के रूप में और सीडीआर के रूप में, जो हमारे सब कामों पे ठेकेदारों पे लगा हुआ है। और वो कब मिलेगा अब हम इस समझने की स्थिति में। मेरी शासन से एक और मांग है कि सहकारिता मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई उच्च अधिकारी उस बैंक में अपने नियुक्त करे, क्योंकि ये सब चोर हो चुके हैं वहाँ के बैंक। कोई अच्छा अधिकारी वहाँ करे जो सारी जांच करे और जो वहाँ पे कागजात है उनकी सेफ्टी की जाए। कल ये कागज यहाँ से हटा दे या उस बैंक में आग लगा दे तो खाता धारकों के लिए कुछ नहीं रहेगा। मेरी तुरंत शासन से मांग है कि अपने अंडर में लेके उसको सिक्योरिटी पूरी की जाए और कोई और 2-4 अधिकारी वहाँ नियुक्त किए जाए जो उसको देखे और वहाँ जो खाता धारक आ रहे हैं उन्हें समझाए और किसी दूसरे बैंक में इसको मर्ज किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं पैसा हमारे पे है। तो एक बार पूरी जांच हो जाए कितना है क्या नहीं, बाकी उसमें सरकार हमारी मदद करे, हमारा यही कहना है। जिस तरह से वित्तीय लेन देन पे रोक लग गई है, तो बैंक कर्मचारी या बैंक अधिकारी से कोई वार्ता हुई आपकी? वार्ता हुई कल, उन्होंने मना कर दिया कोई पैसे देने के लिए। कोई 1 रुपया नहीं मिलेगा किसी को, ना कोई लेन देन, सब बंद कर दिया उन्होंने। हम तो सरकार से मांग करते हैं वहाँ का रिकॉर्ड सेफ रखें ताकि तो कोई अधिकारी से कोई वार्ता हुई नहीं है? किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया? सेक्रेटरी से बात हुई थी, वो कह रहे हैं आरबीआई जा रहा है मैं मीटिंग में, वहाँ से आए वो, उन्होंने कह दिया मैं बीमार हूँ अस्पताल पड़ा। अध्यक्ष नहीं आए वहाँ पे, ना सेक्रेटरी आए, कोई अधिकारी नहीं है वहाँ पे, सब कर्मचारी हैं, उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। कल पुलिस भी भवन में बुलाई, वहाँ बहुत नोकझोंक हुई उनसे, हमने एफआई भी लॉन्च कराई। अब कोई कार्रवाई करेंगे, अब सरकार से मिलते हैं जाके। हमें अभी डीएम साहब से जाएंगे मोमेंटम देने कल हम। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मेरी एफडी हुई है, कल मैच्योर हुई, मैं आज गया पैसे लेने, अब शादी का काम था, अब क्या करेंगे? वो बोले पैसे नहीं मिलेंगे, अब कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे, अब क्या करें? तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि एफडी करवाई थी, वो मैच्योर हो रही थी, तो अब पैसा नहीं मिलेगा, तो जरूरत थी पैसों की आपको, तो अब किस तरह से देखेंगे आप? अब क्या करें सर, अब किसी और से मांगने पड़ेंगे पैसे, अब क्या करें? कि जिसे देने उसे तो देने ही है। तो ये थे हमारे साथ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक, जिन्होंने लगभग करोड़ों रुपए यहाँ पे जो वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इनको देखना पड़ रहा है। अभी जिस तरह से हमारी इनसे बातचीत हुई तो इनका पैसा रोक दिया गया है और काफ़ी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने युवाओं से संवाद किया और 27 में राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 11,000 से अधिक बूथों पर पार्टी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेगी। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। मैं युवाओं को
जोड़ने और जागरूक करने का काम बहुत पहले से कर रहा हूँ और मुझे ये देखकर खुशी हो रही है। कई युवा जो है जुड़ रहे हैं और युवा ये समझ रहा है कि राजनीति में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग बोला करते थे, जो युवा पॉलिटिक्स से दूरी बनाया करते थे, वो अब समझ रहे हैं कि अगर बदहाली का कोई जिम्मेदार है तो यही पॉलिटिशियंस हैं। तो जब तक युवा प्रतिभाग नहीं करेगा, एक विचारधारा से जुड़ेगा नहीं, अपने घर को मजबूत नहीं करेगा, तो युवा ही तो सबसे ज़्यादा परेशान है। युवा ही के तो पेपर लीक हो जाते हैं, युवा ही तो अंकिता जैसी मारी जाती है और युवा ही सड़कों पर रहती है। देहरादून जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिला जज को मेल के जरिए ये धमकी भेजी गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली किया गया। पुलिस टीम ने पूरे परिसर की तलाशी ली। वहीं इस दौरान कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एसएसपी प्रवीण डोभाल ने बताया कि पूरे परिसर की चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लगातार मेल की जांच की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में एक बम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारी बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके द्वारा क्यूआरटी की टीम द्वारा मौके पर खाली करा के सभी चेकिंग अभी करी गई है। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और इधर भी आई है, तो इसके पीछे के जो मॉड्यूल है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी जिसके द्वारा ये सूचना फ्लैश की गई है उस पर भी हम लोग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें एसटीएफ के माध्यम से, एसटीएफ के साथ सहयोग से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में बीडीएस टीम और सिडकुल पुलिस द्वारा जिला और सत्र न्यायालय रोशनाबाद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के वाहनों की भी तलाशी ली गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। देहरादून एसएसपी प्रवीण डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीओ के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सीमावर्ती चेकपोस्ट और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, जो प्रमुख चौराहे हैं या प्रमुख ऐसे एरिया जहाँ पर भीड़भाड़ के इलाके हैं या ट्रैफिक के लिहाज से जो सेंसिटिव एरिया हैं उनको हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। ऐसे 20 पॉइंट चिन्हित करके हम लोगों की चेकिंग अभियान चल रहा है और निश्चित तौर पे ये व्यवस्था आगे लगातार जारी रहेगी। इसमें और इंटेंसिव कार्रवाई आगे की जाएगी। मसूरी के वन प्रभाग कार्यालय में फायर स्टेशन से पहले संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान फायर उपकरणों की जांच कर आग पर काबू पाने का अभ्यास हुआ। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में आईटीबीपी, नगर पालिका परिषद सहित कई विभाग शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित कार्यवाही कर जान माल के नुकसान को कम करना है। ये आज हमारे फॉरेस्ट फायर क्योंकि एक डिज़ास्टर के रूप में चिन्हित है, तो इसके प्रिपरेटनेस और रिस्पांस जो है उसको चेक करने के लिए आज जो है मसूरी में ये मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11:20 पे हमको जो है एक प्राइवेट एस्टेट है उसमें जो है आग की सूचना मिली, जिसके बाद समस्त विभाग जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, मेडिकल, बाकी फॉरेस्ट तो है ही और भी नगर पालिका और सभी विभाग जो हैं यहाँ पे मौके पे हैं। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है और हमारा कैंप भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, तो कभी भी अगर ऐसे आग लग जाती है तो हमारे भी जो पार्टी है, क्यूआरटी पार्टी है, वो हमेशा तैयार रहती है कि किसी भी आग को बुझाने के लिए। तो उसमें अलग अलग पार्टियाँ होती है कि कौन क्या काम करेगी। जैसे साल्वेज पार्टी है, फायर फाइटिंग पार्टी है जो फायर को बुझाएगी, तो हमारी भी वहाँ पे मॉक ड्रिल चलती रहती है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल है ये एज ए कंबाइन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कराई जा रही है, तो जिसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। तो इससे हमें भी सीखने को मिलेगा, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि दूसरी संस्था के साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं। अल्मोड़ा में 22 फरवरी को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस सम्मेलन को लेकर अलग अलग जो तैयारियां रहने वाली है, जो कार्यक्रम होगी, उसकी जानकारी दी गई। सम्मेलन में महापुरुषों की झांकियां देखने को मिलेगी, भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी, साथ ही संस्कृति से जुड़े जो कार्यक्रम होंगे उनका भी आयोजन होगा। हिंदू सम्मेलन की तैयारियां अल्मोड़ा नगर को 12 बस्तियों में बांट करके प्रत्येक बस्ती का संयोजक मंडल तैयार किया गया है।
और बस्ती के अंदर भी जितने मोहल्ले हैं, प्रत्येक मोहल्ले से इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए मोहल्ले स्तर पर भी संयोजक समिति बनी हुई है और घर घर जाकर के निमंत्रण देने का अभियान चला हुआ है। दिनेशपुर में पारिवारिक कलह ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। कलियों की बहू पर मामूली विवाद के बाद अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर पति और सास पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी बहू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, कल रात को दिनेशपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 1 बजे के आसपास कि 2 मियां बीवी में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो बीवी है उन्होंने अपने मायके वाले लोगों को बुलाया और जो अपने हस्बैंड की और सास की पिटाई की थी। तुरंत दिनेशपुर थाने से फोर्स रवाना हुई थी। यहाँ पर आके पुलिस ने देखा तो उनके साथ में बीवी के साथ में उनकी बहन, माताजी और उनका भाई के 2 फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद थे जिनको हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा। मौके को कॉर्डन ऑफ करके फॉरेंसिक टीम को, फिलिनेट को बुला के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा चुके और जो सास थी उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लेके जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसके बाद अभी हमारे पास तहरीर आई हुई है। जो बेटा है उनके पास प्रसेंजित शाह, मृतिका का नाम संध्या शाह है और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। संगठनों को मजबूत करने में कांग्रेस पीछे, बीजेपी ने मारी बाजी। क्या 27 में भारी पड़ेगी अधूरी तैयारी? आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। सीएम धामी बोले, तीर्थ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास जारी। श्रद्धालुओं की हर सुविधा पर रहेगा फोकस। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बड़े घोटाले की आशंका। 9000 खाता धारकों के फंस गए करोड़ों रुपए। आरबीआई ने बैंक के लेनदेन पर लगाई रोक। खाता धारकों में मचा हड़कंप। और देहरादून जिला न्यायालय को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा, चलाया सघन चेकिंग अभियान।